महाभीषण होगा। सपा का मिशन 2022। बीजेपी को हराने के लिए कई दल आए साथ। अखिलेश यादव ने किया माइक्रो मैनेजमेंट। दलितों, पिछड़ों, ब्राह्मणों, अल्पसंख्यकों को लुभाने का बनाया प्लान। ब्राह्मणों को आकर्षित करने के लिए बनाई कमेटी। कमेटी में पूर्व मंत्री पवन पांडे, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष माता प्रसाद पांडे, पूर्व मंत्री मनोज पांडे, पूर्व मंत्री अभिषेक मिश्रा शामिल। पूरे प्रदेश में हो रहे प्रबुद्ध सम्मेलन। 5 अगस्त को बलिया में किया प्रबुद्ध सम्मेलन। पिछड़ों के लिए डॉक्टर राजपाल कश्यप के नेतृत्व में पूरे प्रदेश में चल रहा है पिछड़ा वर्ग सम्मेलन। दलितों को लुभाने के लिए लोहिया वाहिनी की तरह डॉक्टर अंबेडकर वाहिनी बनाने की कवायद। राज्य कार्यकारिणी में होंगे 31 सदस्य और जिला कार्यकारिणी में 21। अल्पसंख्यकों के लिए गठित की गई कमेटी। विरोधी पार्टियों को जवाब देने के लिए लगाए जा रहे हैं सीक्रेट कैंप। कैंप में डेडिकेटेड और सिलेक्टेड लोगों को दी जा रही है ट्रेनिंग। कैंप को मीडिया से रखा गया है दूर। कोई कार्यकर्ता भी नहीं शेयर कर सकता फोटो। रणनीति बनाने में माहिर है S.A. राय, इंद्रजीत सरोज, वी पांडे, रवि वर्मा और एक अल्पसंख्यक को मिलाकर बनी टीम दे रही है प्रशिक्षण। शिवपाल और अखिलेश में हो सकता है गठबंधन। अखिलेश ने कहा चाचा के लिए छोड़ी जसवंत नगर सीट। अगर उनकी पार्टी के कुछ और सदस्य फिट बैठेंगे तो उन्हें भी दिया जाएगा टिकट। दोनों को मिलाने के लिए परिवार के लोगों के बीच हो चुकी है कई दौर की बैठक। अखिलेश के लिए सारे पुराने समाजवादी हो रहे हैं एकत्रित। लालू यादव, शरद यादव जैसे दिग्गज समाजवादियों ने की मुलायम सिंह यादव से मुलाकात। अखिलेश यादव को मिलेगा इन सभी का आशीर्वाद। 2022 का चुनाव अब से 5 महीने बाद यानी कि फरवरी और मार्च में ये चुनाव होंगे। ये रण महाभीषण होगा क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने जिस लेवल पर तैयारी की है वो हम सब ने देखा है। पिछले 2 महीने की अगर हम बात करें तो उसने अपने एक कील कांटे को दुरुस्त कर रखा है और अब वो चुनावी प्रक्रिया की ओर आगे बढ़ चुके हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि विपक्ष भी हाथ पर हाथ धरे बैठा है। विपक्ष ने भी अपनी पूरी तैयारी कर ली है और इस बार भारतीय जनता पार्टी को उसके पूरी टक्कर देने की तैयारी कर ली है और इसीलिए हम कह रहे हैं कि ये रण महाभीषण होगा। बसपा क्या भूमिका अदा करेगी ये काफ़ी दिलचस्प होगा। बहुजन समाज पार्टी ने अभी तक अपने पत्ते नहीं खोले हैं। दिल्ली में राहुल ने जो मीटिंग बुलाई थी ब्रेकफास्ट पर, उसमें भी बसपा का कोई भी आदमी नहीं पहुंचा था और यहाँ लखनऊ में भी जो मीटिंग बुलाई गई थी विपक्ष की, उसमें भी जो बसपा का कोई भी आदमी नहीं पहुंचा। तो ऐसे में मायावती अपने पत्ते अभी तक बंद करके रखे हैं। मायावती का क्या रोल होगा ये देखना काफ़ी दिलचस्प होगा। हालांकि अभी तक जो बात निकल के आ रही है वो ये कहा जा रहा है कि मायावती अलग से चुनाव लड़ेंगी। जो भारतीय जनता पार्टी है उसने उनको आश्वासन दिया है कि अगर हमारी सरकार नहीं बनी तो हम अखिलेश को मुख्यमंत्री नहीं बनने देंगे, हम आपको सपोर्ट कर देंगे और बहुजन समाज पार्टी की सरकार बना देंगे और आपको एक बार फिर से मुख्यमंत्री बना देंगे। ये सारी बातें हैं जो सूत्रों के हवाले से हैं। अब कितना इसमें सच निकल के आएगा ये अलग बात होगी, लेकिन फिलहाल अभी पोजीशन यही है कि बहुजन समाज पार्टी अपने अलग रणनीति पर काम कर रही है क्योंकि उनको लगता है कि मायावती को लगता है कि अभी भी वो पीएम मटेरियल है और वो इससे कतई भी समझौता नहीं कर सकती। विपक्ष की बात करें तो समाजवादी पार्टी की ओर सबकी निगाहें लगी हुई हैं। जितने भी नेता हैं उनको लग रहा है कि समाजवादी पार्टी ही है जो 22 में भारतीय जनता पार्टी को टक्कर दे सकती है। खुद भारतीय जनता पार्टी ने स्वीकार किया है कि उसकी लड़ाई समाजवादी पार्टी से है, यानी कि कांग्रेस और बहुजन समाज पार्टी कहीं टक्कर में दिखाई नहीं दे रहे हैं। ऐसे में समाजवादी पार्टी के ऊपर ज़्यादा जिम्मेदारी बनती है और समाजवादी पार्टी ने उसकी तैयारी भी कर रखी है। हमारे पीछे एक बोर्ड हम आपको दिखाते हैं। ये बोर्ड है, हम समाजवादी पार्टी के कार्यालय पर खड़े हैं।
नई हवा है, नई सपा है। इसमें आपको अखिलेश अकेले दिखाई दे रहे हैं, ना तो इसमें मुलायम है और ना ही इसमें अब शिवपाल है और ना ही दूसरे नेता, बल्कि दिखाई दे रहे हैं तो देश के दिग्गज नेता भीमराव अम्बेडकर और इस समय तमाम लोग दिखाई दे रहे हैं। ये समाजवादी पार्टी का कार्यालय है, लगातार यहाँ पर तांता लगा रहता है। तो समाजवादी पार्टी का इस समय डंका बज रहा है और उसे लग रहा है कि वो वही पार्टी है जो भारतीय जनता पार्टी को टक्कर दे सकती है। अखिलेश यादव साइकिल यात्रा को बहुत ही शुभ मानते हैं। उनको लगता है कि जिस दिन वो साइकिल लेकर के निकलेंगे, पूरा प्रदेश उनके साथ में चल पड़ेगा, क्योंकि उन्हें यकीन है जिस तरह से 2012 में उन्होंने साइकिल चला करके समाजवादी पार्टी की बहुमत की सरकार बनाई थी, वो आज भी इस बार भी इनका जलवा कायम है। हमारे पीछे आप जो बोर्ड देख रहे हैं, ये है, इस बोर्ड में साफ लिखा है 22 में बाइसिकल। और 22 में बाइसिकल का मतलब ये है कि अखिलेश यादव ने कह दिया कि इस बार वो 400 के पार सीटें लाएंगे। जब उनसे पूछा गया कि 3 सीटें आपने क्यों छोड़ दी, क्योंकि विधानसभा में तो 403 सीट हैं, तो उनका कहना था कि हम चाहते हैं कि लोकतंत्र बरकरार रहे और विपक्ष को 3 सीटें मिल जाए। अब सवाल ये है कि अखिलेश यादव ये 400 सीट लाएंगे कैसे, कि भारतीय जनता पार्टी से भिड़ेंगे कैसे, इतनी बड़ी पार्टी से कैसे मुकाबला करेंगे, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। और हम आपको बताएंगे कि उन्होंने क्या क्या तैयारी की है, कैसे महिला विंग को बनाया है, कैसे युवा विंग को बनाया है, कैसे पिछड़ों को लुभाने की कोशिश की है, कैसे प्रबुद्ध जन को अपने साथ बैठाने की कोशिश की है, और इसके साथ साथ में प्रदेश कार्यकारिणी से लेकर के तमाम जो दूसरी कार्यकारिणी है उनको नए सिरे से सजाया है, संवारा है, जिससे कि भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला किया जा सके। 2017 की बात करें तो समाजवादी पार्टी को मात्र 47 विधायक मिले थे, यानी कि उनके 47 विधायक जीत कर आए थे, और बहुजन समाज पार्टी के 18 विधायक। लेकिन जो परिस्थितियां बदलती गईं और लगातार बदलती जा रही हैं, समाजवादी पार्टी में उनकी जगह सुरक्षित है। और यही कारण है कि लगातार जो वहाँ से टूट रहे हैं, 18 में से ज़्यादातर टूट करके अब वहाँ पर मात्र 7 बचे हैं, वो सब यहाँ समाजवादी पार्टी की तरफ आंख लगाए बैठे हुए हैं, उम्मीद लगाए हुए बैठे हुए हैं। ज़्यादातर लोगों ने इसमें समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर लिया है और रैनी के नेतृत्व में एक बड़ा दल अभी यहाँ पर ज्वाइन करने के लिए तैयार बैठा है। अखिलेश कोशिश कर रहे थे कि सबको ज्वाइन कराएं, लेकिन बाद में उन्होंने कह दिया कि आप लोग अपना दल बना लीजिए और दल बना करके समझौता कर लीजिए। तो क्या बहुजन समाज पार्टी के जो बाकी के विधायक हैं वो एक अलग दल बना करके समझौता करके अखिलेश से सीटें लेंगे, या वो यहाँ पर ज्वाइन करेंगे, ये भी एक बड़ी बात है। लेकिन इससे ये बताता है, और हम आपको दिखाएंगे समाजवादी पार्टी का ये जो कार्यालय है, यहाँ पर लाइन लगी रहती है। ये तो शाम का वक्त है, सूरज ढल रहा है, तो गाड़ियाँ आपको कम दिखाई दे रही हैं, वरना अगर आप यहाँ सुबह आएंगे तो आपको गाड़ियों का तांता दिखाई देगा दूर तक। ये विक्रमादित्य मार्ग गाड़ियों से अटा रहता है, आप यहाँ से निकल नहीं सकते हैं, इतनी गाड़ियाँ यहाँ पर रहती हैं, टिकट मांगने वालों की, भैया से मिलने वालों की, उनके चाहने वालों की। तो ये उम्मीद बन रही है, और जैसा कि अखिलेश खुद कह रहे हैं कि ये नई सपा है, नई हवा है, नई सपा है, और लोगों को ये उम्मीद बन रही है कि शायद यहाँ पर उनका भला हो जाए। इसीलिए तमाम नेता लगातार ज्वाइन कर रहे हैं, और जिससे कि वो 2022 का रण जीत सकें। अब अखिलेश इसको कितना कन्वर्ट कर पाएंगे, ये देखना काफ़ी दिलचस्प होगा। अखिलेश यादव ने भारतीय जनता पार्टी की तरह माइक्रो मैनेजमेंट किया है। उन्होंने अति पिछड़े, दलितों, आदिवासियों, सवर्णों और सब वर्ग के जातियों के लोगों को लुभाने की तमाम कोशिश की है, और उनकी कार्यकारिणी डिफरेंट उनके जो संगठन है उसमें तमाम पदाधिकारियों को भर रहे हैं। राजपाल कश्यप आप हमारे पीछे देख रहे हैं, ये समाजवादी पार्टी के एमएलसी हैं और अखिलेश के मित्रों में से आते हैं। उनके नेतृत्व में पिछड़े वर्ग को लुभाने की कोशिश की गई है। इनको जिम्मेदारी दी गई है कि पूरे प्रदेश में जाकर के जो एमबीसीज हैं, जो अति पिछड़े हैं, उनको पार्टी में लाया जाए, बांधा जाए। आपको याद दिला दें, ये वही वर्ग है जिसने भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई है 2014 से लेकर के 2017 और 2019 में। भारतीय जनता पार्टी को जो बहुमत मिला है उसमें अति पिछड़ों और अति दलितों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। यही कारण है कि समाजवादी पार्टी ने भी इस बार इस पर अपना पूरा फोकस किया है, और राजपाल कश्यप जो उनके एक अभिन्न मित्र भी हैं, उनको इस काम में लगाया गया है, और वो प्रदेश का पूरा दौरा कर रहे हैं, जिससे कि इस वर्ग को अपने पार्टी में लाया जा सके और
पार्टी को जीत दिलाई जा सके। पिछड़ों, महिलाओं और दलितों के लुभाने के साथ साथ में जो ब्राह्मण वर्ग है उसको भी अपनी ओर आकर्षित करने की, अपनी ओर लाने की समाजवादी पार्टी भरपूर तरीके से कोशिश कर रही है। परशुराम की मूर्ति बनाने की बात की गई है कि जगह जगह पर परशुराम की मूर्ति लगाई जाएगी और इसके साथ साथ में जो प्रबुद्ध वर्ग के 5 बड़े नेता हैं उनको इस काम में लगाया गया है। फिर वो बी पांडे हों, पवन पांडे हों या बात करें अभिषेक मिश्रा की, 5 लोगों को 5 अगस्त से बलिया से इसकी शुरुआत की गई है। प्रबुद्ध सम्मेलन की शुरुआत की गई है। बलिया को क्यों चुना गया है, इसके पीछे भी एक खास कारण है, क्योंकि बलिया जो 1857 की क्रांति के नायक है उनकी जन्मभूमि है, मंगल पांडे की जन्मभूमि है और साथ ही साथ में जो छोटे लोहिया हैं जनेश्वर मिश्र, उनकी भी जन्मभूमि ही बलिया है। और यही कारण है कि प्रबुद्ध जन को लुभाने के लिए ये प्रबुद्ध सभा का जो आयोजन किया गया सबसे पहले बलिया से किया गया, जिससे कि छोटे लोहिया की जयंती भी थी उस दिन और ये संदेश दिया जा सके कि प्रबुद्ध वर्ग हमेशा से साथ में यहाँ पर रहा है। ये वही समाजवादी पार्टी का कार्यालय है जहाँ पर कभी शंख और घड़ियाल घंटा भी बजा करते थे। तो वो दिखाना चाहते हैं कि ये जो ब्राह्मण समाज है वो उनके साथ में है और उनकी पूरी मदद करेगा। ब्राह्मण के साथ में एक बहुत ख़ास बात यह है कि वो यूँ तो पूरी सरकार नहीं बनाता है, लेकिन फिनिशिंग की भूमिका बहुत ही शानदार तरीके से अदा करता है। हम कह सकते हैं कि वो धोनी की भूमिका अदा करता है। जब कभी 20-25 रन कम पड़ जाएं तो ब्राह्मणों को उतार दीजिए, वो आपकी पूरी सरकार बना देंगे। लेकिन उससे पहले आपको पूरे रन बनाने होंगे, पूरी जीत तय सजानी होगी और ब्राह्मण आकर के उसको फिनिशिंग टच दे देगा। तो यही कारण है कि हर पार्टी उनको लुभाने की कोशिश करती है। समाजवादी पार्टी भी इसके पीछे नहीं है। 5 तारीख से ये सम्मेलन करके उन्होंने संदेश दे दिया है कि हम सब लोगों के लिए हैं और सभी वर्ग हमारे हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। हमने बात की पिछड़ों की, हमने बात की ब्राह्मणों की, सवर्णों की बात की, हमने बात की महिला की और अब आपको बता दें कि जो दलित वर्ग है उसको लुभाने की भी समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव भरपूर तरीके से कोशिश कर रहे हैं। और यही कारण है कि लोहिया वाहिनी के तर्ज पर बाबा साहब वाहिनी बनाने की बात की गई है। ये जो वाहिनी बनाई जाएगी वो प्रदेश स्तर पर राज्य कार्यकारिणी होगी, जिसमें 31 सदस्य होंगे और हर ज़िले की जो कार्यकारिणी होगी उसमें 21 सदस्य होंगे। यानी कि बड़ा लाव लश्कर, बड़ी फौज तैयार की जाएगी और ये संदेश दिया जाएगा कि दलितों की सरकार है, पिछड़ों की सरकार है, सभी वर्गों की सरकार है और दलित इससे अपने आप को अलग ना समझें, इसलिए उन तक पहुंचने की पूरी कोशिश की जा रही है। और जो एम्बिशीज है, जो भारतीय जनता पार्टी की ओर खिसक गया था, उसको वापस समाजवादी पार्टी में लाने की कवायद की जा रही है और कोशिश की जा रही है कि हर वर्ग के लोग यहाँ पर हों और समाजवादी पार्टी जिसने नारा दिया है कि अब की बार 400 के पार, वो नारा अपना पूरा कर सके, वो वादा अपना पूरा करके जनता को दिखा सके। प्रदेश में 20% अल्पसंख्यक हैं और ये सब जानते हैं कि ये वो वर्ग है जो हमेशा से समाजवादी पार्टी के साथ में रहा है। लेकिन पिछले कुछ चुनावों से जिस तरीके से रणनीति ने चेंज आया है, भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से हिंदू मुस्लिम किया है और उसके बाद से 80% वोटों पर उन्होंने फोकस किया, राजनीति में काफ़ी बदलाव देखने को मिल रहे हैं। और यही कारण है कि अब ज़्यादातर पार्टियां
अल्पसंख्यक को नाम से पुकारने से थोड़ा परहेज कर रही हैं। यहाँ भी समाजवादी पार्टी ने कोशिश की है कि इस बार दलितों की, पिछड़ों की राजनीति की जाए, सवर्णों का उसमें तड़का हो और साथ साथ में अल्पसंख्यक भी उससे रूठ कर ना जाने पाए। और यही कारण है कि अल्पसंख्यक जी की जो इकाई है उसको नए सिरे से सजाया जा रहा है, संवारा जा रहा है। जो बड़े नेता हैं उनको पार्टी ज्वाइन कराई जा रही है और उनकी कार्यकारिणी को भी नए सिरे से उनका गठन किया जा रहा है, जिससे कि इस वर्ग को अपने साथ में रखा जा सके। 20% बड़ा वोट बैंक होता है, उसको अपने साथ में इंटैक्ट रखा जाए। इसके लिए कोशिश ये भी की जा रही है कि जो आजम खां के साथ अन्याय हुआ है उस अन्याय को लोगों तक पहुंचाया जाए और जो अल्पसंख्यक है उसकी सहानुभूति को बटोरा जाए और बटोर करके ये वोट एकत्रित किए जाए। समाजवादी पार्टी को पता है कि भारतीय जनता पार्टी से निपटना इतना आसान नहीं है, इसीलिए अब उसमें उन्होंने सीक्रेट कैंप लगाने शुरू कर दिए हैं। ज़िले ज़िले में सीक्रेट कैंप लगाए जा रहे हैं। अब तक श्रावस्ती, कानपुर, बरेली 4 जगह पर ये सीक्रेट कैंप लगाए जा चुके हैं। और ये सीक्रेट कैंप में होता क्या, मैं ये भी आपको बता दूं, इसमें जो कमिटेड और सिलेक्टेड समाजवादी पार्टी के जो लोग हैं उनको बुलाया जाता है और 5 जो मैनेजमेंट गुरु के लोग हैं उनसे इनको ट्रेनिंग दिलाई जाती है कि कैसे आप भारतीय जनता पार्टी और बाकी दूसरी पार्टियों को का मुकाबला कर सकते हैं, कैसे उनका जवाब दिया जा सकता है। ये जो कैंप है, सीक्रेट कैंप है, और इसमें जो 5 लोगों की टीम बनाई गई है, इसमें भी कास्ट मैथमेटिक्स का पूरा ख्याल रखा गया है। इसमें SN राय हैं, एक राय हैं जो कायस्थ हैं, उसके अलावा रवि वर्मा पिछड़ों से आते हैं, इंद्रजीत सरोज जो कभी दलितों के बड़े नेता हुआ करते थे बसपा के, वो इसमें से आते हैं, V पांडे ब्राह्मण हैं, वो भी इसमें से आते हैं। यानी कि 5 के जो 5 सदस्य हैं उन सब अलग अलग वर्ग से, अलग अलग जाति से आते हैं और इसमें एक अल्पसंख्यक भी है, जिससे कि ये पूरा कॉम्बिनेशन बनाया जा सके और उनको ट्रेनिंग दे करके किस तरह से भारतीय जनता पार्टी को जवाब देना है, किस तरह से दूसरी पार्टी को जवाब देना है, उसको इसमें उनकी ट्रेनिंग दी जाती है। बड़ी बात यह है कि इन ट्रेनिंग कैंप में, जो सीक्रेट ट्रेनिंग कैंप हैं, उसमें किसी को भी कैमरा ले जाने की और मोबाइल ले जाने की इजाज़त नहीं है। ना तो आप उसमें फ़ोटो खींच सकते हैं, ना ही इसको सोशल मीडिया पर वायरल कर सकते हैं। ये बहुत ही सीक्रेट मिशन चल रहा है और इसको इसीलिए बहुत ही सीक्रेट रखा जाता है कि उनका भेद ना खुल जाए कि किस तरीके से ट्रेनिंग दी जा रही है। लेकिन जो मैनेजमेंट गुरु हैं SA राय, वो और उनकी पूरी टीम, जो 5 लोगों की टीम हमने आपको बताई, वो पूरी तरीके से प्रशिक्षण दे रहे हैं कि कैसे आप दूसरी पार्टियों से मुकाबला करेंगे। भारतीय जनता पार्टी से निपटने के लिए समाजवादी पार्टी ने माइक्रो लेवल पर काम किया है, इस बात में कोई शक नहीं है। लेकिन कुछ दुश्वारियां भी हैं, उन दुश्वारियों से कैसे निपटेंगे अखिलेश, ये अपने आप में सबसे बड़ा सवाल है। सवाल सबसे बड़ा ये है कि क्या चाचा शिवपाल का आशीर्वाद मिलेगा। अभी तक उनसे कोई बात नहीं हो पाई है। शिवपाल यादव लगातार कह रहे हैं कि हमने कई बार अखिलेश से मिलने की कोशिश की, समय मांगा, लेकिन समय नहीं मिला। इन सब के बावजूद अभी बहुत कसक बाकी। मैं आपको अंदर की खबर बता दूं कि परिवार के अंदर लगातार मीटिंगों का दौर चल रहा है। तमाम परिवार के लोग आपस में बैठ रहे हैं कि कैसे दोनों को एक किया जाए, क्योंकि पता है कि अगर एक नहीं हुए तो दोनों के लिए मुश्किल सामने आ सकती है। शिवपाल को भी मुश्किल होगी और अखिलेश को भी सरकार बनाने में काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। इसीलिए यही है कि अब दोनों तरफ से बहुत ही सॉफ्ट टोन का इस्तेमाल किया जा रहा है। अखिलेश यादव ने विधानसभा के अंदर विधानसभा अध्यक्ष को चिट्ठी लिखी कि कैसे शिवपाल यादव की जो सदस्यता है विधायक की, उसको बरकरार रखा जाए, उनकी सदस्यता को खत्म ना किया जाए। वो चिट्ठी अध्यक्ष ने स्वीकार की और शिवपाल यादव अभी भी समाजवादी पार्टी के ही विधायक बने हुए हैं। शिवपाल से जब इस बात को पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हमारी पहली प्राथमिकता अखिलेश है और अखिलेश को बड़ा दिल दिखाना चाहिए। वो शुरू से कह रहे हैं कि उन्हें बड़ा दिल दिखाना चाहिए कि और जिस तरह से मुलायम सिंह यादव सारे दुश्मनों को भी साथ में लेकर के चलते थे, उसी तरीके से उन्हें काम करना चाहिए। हम उनके साथ जाने के लिए तैयार हैं, लेकिन उन्हें बड़ा दिल दिखाना चाहिए। लेकिन अखिलेश का मानना कुछ अलग है। अखिलेश कह रहे हैं कि चाचा हमारे साथ में है और उससे उन्होंने इनकार नहीं किया है। साथ ही साथ में यहाँ तक भी कह दिया है कि हम जसवंत नगर की सीट पर अपना उम्मीदवार नहीं उतार रहे हैं, यानी कि जो शिवपाल जी की जो सीट है वो उनके लिए खाली छोड़ी गई है। इतना ही नहीं, बल्कि एक कदम और बढ़ते हुए उन्होंने कह दिया है कि उन्हीं की पार्टी के जितने भी अच्छे लोग होंगे, जिनको लगता होगा कि वो चुनाव जीत सकते हैं, उनको भी
टिकट दिया जाएगा। इससे दो फायदे होंगे कि टिकट देने का की जिम्मेदारी है वो अखिलेश के पास में रहेगी, इसलिए शिवपाल के ज़्यादा विधायक चुन करके नहीं आ पाएंगे, जिससे कि चुनाव के बाद कहीं कुछ गड़बड़ ना हो सके। तो कोशिश ये की जा रही है कि अभी दोनों मिल करके, अगर पार्टी का विलय नहीं करते हैं शिवपाल, उसके बावजूद भी दोनों मिल करके चुनाव लड़ें और ज़्यादा से ज़्यादा सीटें आएँ, सरकार बनाएं। और अखिलेश ने कह दिया है कि वो अगर जीत के आते हैं तो हमें मंत्री पद देने में भी कोई दिक्कत नहीं है, हम उनको भी मंत्री बना सकते हैं और दूसरे लोगों को भी मंत्री बनाया जा सकता है। समाजवादी पार्टी की सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि यहाँ पर मुख्यमंत्री की सीट रिजर्व है। अखिलेश के अलावा कोई दूसरा मुख्यमंत्री यहाँ बन नहीं सकता, ये जग जाहिर है। अब सवाल ये उठता है कि जो दूसरी जातियाँ हैं वो कह रही हैं कि वे रिजर्वेशन क्यों उनको मौका नहीं मिलना चाहिए। अल्पसंख्यक कहते हैं कि जब हमारी आबादी 20% है तो अल्पसंख्यक क्या मुख्यमंत्री क्यों नहीं बनना चाहिए। दूसरे जो समुदाय के लोग हैं, दूसरी जो जाति के लोग हैं, वो भी यही बात कह रहे हैं। तो ऐसे में अब एक शगुफा ये भी छोड़ा जा रहा है कि हो सकता है 4 उप मुख्यमंत्री बना दिए जाएं। अखिलेश यादव की सीट सुरक्षित रहेगी मुख्यमंत्री के लिए, और 4 उप मुख्यमंत्री बना करके उसमें 4 निषाद हों या दलित हों, अति पिछड़े हों या अल्पसंख्यक हों, इन सबको भी हिस्सेदारी देने की बात अंदर खाने अभी बहुत छोटे रूप में चल रही है। ये कितना परिणाम में परिणित होगी ये देखना काफ़ी दिलचस्प होगा, लेकिन इसकी सुगबुगाहट कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी में देखने को ज़रूर मिल रही है। अखिलेश के लिए एक और अच्छी बात ये भी है कि जो पुराने समाजवादी हैं वो भी अब एक ही झंडे के तले आने लगे हैं। शरद यादव ने दिल्ली में मुलायम सिंह यादव से मुलाकात की, लालू प्रसाद यादव ने दिल्ली में मुलायम सिंह यादव से मुलाकात की, और जितने भी दूसरे समाजवादी हैं वो सब अब एक झंडे के तले आ रहे हैं और लगातार मुलायम सिंह यादव से, अखिलेश से मुलाकात कर रहे हैं और संदेश दे रहे हैं कि 2024 का जो रण है उसकी जो पटकथा है वो 2022 में यहीं पर लिख दिया जाए, क्योंकि इन सब नेताओं को लगता है कि अगर मोदी को 2024 में रोकना है तो 2022 में उन्हें यहाँ पर चित करना होगा, और अगर वो 2022 में यहाँ पर उनको चित कर ले गए तो 2024 उनके लिए मुश्किल नहीं होगा, और अगर 2022 में वो ये नहीं कर पाए तो यकीन मानिए 2024 भी उनके लिए आसान नहीं होगा। और ये बात भारतीय जनता पार्टी को और स्वयं मोदी को भी अच्छी तरीके से पता है कि उत्तर प्रदेश उनके लिए सबसे बहुमूल्य प्रदेश है, क्योंकि सब जानते हैं कि उत्तर प्रदेश से ही रास्ता प्रधानमंत्री का होकर के निकलता है। 7 प्रधानमंत्री दिए हैं उत्तर प्रदेश ने, और अभी भी उत्तर प्रदेश से ही प्रधानमंत्री हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। मिलेगा हर समस्या का समाधान, विवाह में बाधा, जीवन में वास्तु शास्त्र का प्रभाव, शिक्षा में ग्रह नक्षत्रों का प्रभाव, कारोबार में आने वाली हर बाधा का, जिंदगी में ग्रह नक्षत्रों का प्रभाव, नौकरी में बाधा। देखिए हर समस्या का समाधान लाइव विद आचार्य लंकेश। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नई हवा है, नई सपा है, ये पार्टी का स्लोगन है, और इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि पार्टी ने अपनी नीतियों में बदलाव किया है, रणनीति में चेंज किया है। जो पार्टी कभी MY का कॉम्बिनेशन लेकर के चलती थी और 3 बार मुख्यमंत्री हुए मुलायम सिंह यादव, 1 बार मुख्यमंत्री हुए अखिलेश यादव, बहुमत की सरकार बनाई, लेकिन अब स्थितियाँ और परिस्थितियाँ काफ़ी बदल चुकी हैं, इसलिए समाजवादी पार्टी भी बदल रही है। कल तक MY का कॉम्बिनेशन बनाने वाली भारतीय जनता पार्टी अब राम लला के दर्शन करने की बात कर रही है, कृष्ण की बड़ी बड़ी मूर्तियां लगवाने की बात कर रही है। जो थीम सॉन्ग इशू किया गया उसमें भी कहा गया कि वेश बदल करके अखिलेश आ रहे हैं, यानी कि कृष्ण का वेश धर करके अखिलेश आ रहे हैं। तो और इतना ही नहीं, अखिलेश ने तो यहाँ तक कह दिया कि मुलायम सिंह यादव
हनुमान जी के पुजारी हैं, चूँकि वो दंगल लड़ते थे और जाहिर सी बात है कि दंगल लड़ने वाला हर व्यक्ति हनुमान की पूजा ज़रूर करता है। तो जो मुलायम सिंह यादव कभी ये कहा करते थे कि अगर राम भक्तों पर गोली ना चलाते तो फिर एक वर्ग का काफ़ी नुकसान हो जाता, तो यह लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी की रणनीति को देखते हुए समाजवादी पार्टी ने अपनी नीति में बदलाव किया है और अब यहाँ राम, कृष्ण और दूसरे जो भगवान हैं उनकी पूजा की बात की जा रही है। और इतना ही नहीं, अखिलेश ने स्वयं कहा कि वो सुबह 4 बजे उठ करके पूजा करते हैं और भजन सुनते हैं। इन सबसे इतर समाजवादी पार्टी मुद्दों पर भी काम कर रही है। कोरोना काल में जिस तरीके से लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिली, जिस तरह से लोगों को बेड नहीं मिले और तमाम दुश्वारियों का सामना करना पड़ा, काफ़ी लोगों की जान चली गई, उसको भुनाने के लिए भी समाजवादी पार्टी ने इस आपदा को अवसर में बदलने की कवायद तेज कर दी है। और यही कारण है कि पार्टी लगातार इन मुद्दों को उठाती रही है और उनकी कोशिश है कि ये मुद्दे लगातार उठते रहें, लोगों के पास में जाते रहें, लोगों को उनकी याद दिलाते रहें। इतना ही नहीं, अर्थव्यवस्था को लेकर के भी समाजवादी पार्टी ने रणनीति बनाई है। जिस तरह से महंगाई आई है, जिस तरीके से पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़े हैं, लोगों का जीना दूभर हुआ है, लोगों की परेशानियों में इजाफा हुआ है, उसको लेकर के पार्टी बहुत ही संजीदा है और लोगों तक संदेश देना चाहती है कि ये पार्टी आपके पेट पर लात मारने जा रही है और मार रही है और हम आएंगे तो ऐसा कदापि नहीं होगा, इसको हम संभालने की कोशिश करेंगे। बंगाल में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी को वो सफलता नहीं मिली जिस सफलता की वो उम्मीद कर रही थी, उसी को देखते हुए समाजवादी पार्टी ने बंगाल के तर्ज पर ये लड़ाई लड़ने का फैसला किया है। और यही कारण है कि कानपुर में कई जगहों पर आपको ऐसी होर्डिंग देखने को मिल जाएंगी जिसमें लिखा होगा खेला होवे, यानी कि जिस तरह से ममता बनर्जी ने बंगाल में खेला होवे का नारा दिया और वो काफ़ी सफल रहा, उसी तरीके से समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में भी खेला होवे का नारा देगी और खेला यहाँ पर करेगी। समाजवादी पार्टी के साथ में सबसे अच्छी बात यह है, जैसा मैंने पहले भी आपको बताया, कि ममता बनर्जी उनके साथ में होंगी और उनकी पूरी टीम भी यहाँ पर होगी। और पीके की बात करें तो अभी ये तय नहीं हो पाया है, लेकिन पीके कांग्रेस के साथ में है, ममता के साथ में है, ममता के लिए उन्होंने काम किया है। तो कुल मिलाकर के वो विपक्ष की 2024 की भूमिका और रणनीति तय कर रहे हैं। ऐसे में अखिलेश भी उनके साथ में होंगे और वो भी, उनकी जो IPAC कंपनी है वो भी इसमें भरपूर मदद करेगी कि कैसे भारतीय जनता पार्टी को मात दिया जाए और 2024 का जो फाइनल है वो उनको नॉकआउट पोजीशन में भारतीय जनता पार्टी को 2022 के सेमीफाइनल में ही चित किया जाए। लेकिन क्या खेला होगा, ये सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी से लड़ने के लिए समाजवादी पार्टी को और दूसरे दलों को बहुत काम करने होंगे। बंगाल में खेला हुआ, लेकिन कैसे खेला हुआ? कांग्रेस ने वहाँ पर चुनाव ढंग से नहीं लड़ा और यही कारण है कि वोटों का बंटवारा नहीं हुआ, जो विपक्ष के वोट थे उसका बंटवारा नहीं हुआ और इसका पूरा फायदा ममता बनर्जी को मिला। यहाँ क्या उत्तर प्रदेश में ऐसा होगा? क्या प्रियंका गांधी वाड्रा ऐसा होने देंगी? क्योंकि अगर यहाँ पर वो सपा को जिताती हैं तो उनकी साख भी दांव पर है। प्रियंका गांधी वाड्रा पिछले 2 साल से यहाँ पर काम कर रही हैं और अगर इस बार कांग्रेस अच्छा काम नहीं कर पाई, अच्छी जीत नहीं दर्ज कर पाई, तो इसमें प्रियंका की छवि को दाग लग सकता है। और यही कारण है कि कांग्रेस भी क्या रणनीति बनाएगी, ये भी देखना काफ़ी दिलचस्प होगा।